नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। एक ऐसा महान नेता जिसने आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का भव्य नक्शा तैयार किया। एक ऐसा नेता जिसके अटल फैसलों से कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन पाए। एक ऐसा नेता जिसके फौलादी इरादों और फैसलों की वजह से उसे नाम दिया गया लौह पुरुष। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस महान नेता को उसकी मृत्यु के बाद कांग्रेस की सरकारों ने भुला दिया। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक उसका नाम मिटाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन आज वही नेता कांग्रेस को फिर से याद आ रहा है। हम बात कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार पटेल की। आज गुजरात में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं को फिर से सरदार पटेल याद आ रहे हैं। इसलिए आज हम कांग्रेस के अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन का पूरा सच जानेंगे। साथ ही आज हम खोलेंगे इतिहास के पन्ने और तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे सरदार पटेल का हक मारकर नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। आज ये पूरा सच आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जाने से नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को रोकने की कोशिश की थी। कैसे सरदार पटेल की मृत्यु के महज 24 घंटे के अंदर उनको दी गई सरकारी कार वापस मांग ली गई थी। ऐसे कई राज आज पूरा सच में खुलने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि कैसे कांग्रेस के नेताओं ने आज सरदार पटेल के नाम की माला जपी। सरदार पटेल स्मारक में होना एक अलग सा महत्व है। सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल सरदार पटेल जी की ये ऐतिहासिक जन्मभूमि गुजरात, इसको हम नमन करते हैं। दिस हिस्टोरिक लैंड ऑफ गुजरात व्हिच इज द लैंड ऑफ महात्मा गांधी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ से निकले, विभूतियाँ यहाँ से निकली हैं। तो 63 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। अहमदाबाद में हो रहे इस अधिवेशन में बार बार लौह पुरुष सरदार पटेल का नाम गूंज रहा है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह सवाल तो उठता ही है कि जिन सरदार पटेल को कांग्रेस ने पूरे 75 साल तक भुला कर रखा, आज उनका नाम अचानक क्यों याद आ रहा है? शायद इसलिए क्योंकि गुजरात में खत्म होने की कगार पर खड़ी कांग्रेस को अब शायद सरदार पटेल का ही आसरा बचा है। और जब अधिवेशन गुजरात की धरती पर हो रहा हो तो सरदार पटेल कांग्रेस की मजबूरी बन जाते हैं। इसलिए आज अधिवेशन शुरू होने से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम बड़े नेताओं ने सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। तस्वीर आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने वक्तव्य में कई बार सरदार पटेल का जिक्र किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से देश के कई नायकों के खिलाफ सुनियोजित साजिश की जा रही है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में सरदार पटेल को किस तरह से याद किया। तो खड़गे ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज ये दिखाने की साजिश की जा रही है कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, जबकि सच्चाई ये है कि एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू थे। दोनों के बीच लगभग रोजाना पत्राचार होता था। नेहरू जी सभी मामलों में सरदार पटेल की सलाह लेते थे। नेहरू जी पटेल साहब का बहुत सम्मान करते थे। खड़गे ने आगे कहा कि अगर उन्हें कोई सलाह लेनी होती थी तो वो खुद पटेल जी के घर जाते थे। नेहरू जी सरदार पटेल को भारत की एकता का संस्थापक कहते थे और सरदार पटेल हमारे दिलों में बसे हैं, विचारों में बसे हैं और हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद खड़गे ने कहा कि उनकी यानी सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर हम लोग देश भर में पूरे उल्लास के साथ समारोह मनाएंगे। तो ये थे विचार सरदार पटेल के बारे में खड़गे के। और आइए अब सुनते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल कुछ पार्टी नेताओं के बयान, जिन्हें आज वोट बैंक की राजनीति के लिए सरदार पटेल और उनकी विरासत याद आ रही है। 150 साल हुए हैं सरदार पटेल का जन्म होकर, तो सरदार एट 150 हम मना रहे हैं। और उस संदर्भ में एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक सरदार पटेल स्मारक में होना
एक अलग सा महत्व है, एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार पटेल और कांग्रेस, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक अटूट रिश्ता था। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस संगठन को गांधी जी ने अपने हाथों से तैयार किया है। उसको संगठित करने का प्रयास और गांधी जी के बताए रास्तों पर ले चलने का प्रयास जो है पटेल जी ने किया है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। गांधी और सरदार की धरती पर इस सत्र का होना बहुत ही पॉजिटिव है। पूरी कांग्रेस पार्टी एनर्जाइज्ड है, चार्ज हो चुकी है। हम लोगों को स्वागत का मौका मिला है और गांधी और सरदार जिन मूल्यों के लिए खड़े रहे, उस मूल्यों पर आधारित गुजरात का निर्माण हो, भारत का निर्माण हो, उससे बेहतर संकल्प क्या हो सकता है। यही संकल्प पारित हो गए। मुझे बहुत उम्मीद है इस अधिवेशन से, इस सेशन से बहुत कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। तो आज कांग्रेस के नेता बार बार सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कांग्रेस ने हमेशा सरदार पटेल की अनदेखी की है और यह कार्य सरदार पटेल के जीते जी शुरू हो गया था। आज सरदार पटेल का नाम जपने वाले कांग्रेसियों को यह शायद ये पता ही नहीं है कि कैसे 1946 में सरदार पटेल की जगह जबरदस्ती नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था और जिसके बाद नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए, जबकि नेहरू के पास कांग्रेस के अंदर बहुमत नहीं था। तो सरदार पटेल का हक मारकर नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने, इसका पूरा सच अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, 1946 के मई महीने में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था। यही नया अध्यक्ष अंतरिम सरकार का मुखिया बनता और आजादी के बाद वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता। लिहाजा यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। इन चुनावों में 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, जबकि नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेस कमेटी नहीं थी। ऐसे में सरदार पटेल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय था। लेकिन जब कार्य समिति की बैठक हुई तो गांधी जी के कहने पर उस समय पार्टी के महासचिव आचार्य कृपलानी ने एक नया कागज सबके सामने रखा। यह एक लिखित प्रस्ताव था जिसके मुताबिक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्ताव में रखा गया था। इस घटना की पुष्टि खुद आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में की है। आचार्य कृपलानी अपनी इस पुस्तक के पेज नंबर 278 पर लिखते हैं कि बैठक में मैंने जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच घुमाया। कार्य समिति के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया। यह तय किया गया कि यदि नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया होता तो सरदार पटेल अध्यक्ष के रूप में चुने जाते। सरदार पटेल को मेरा यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया था। मैं कई बार यह सोचता हूं कि क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। तो देखिए कितनी बड़ी बात स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन महासचिव कांग्रेस के आचार्य कृपलानी ने कही थी। तो गांधी जी के इशारे पर की गई आचार्य कृपलानी की इस पहल से नेहरू का नाम फिर से दौड़ में आ गया। अब मैदान में सरदार पटेल और नेहरू आमने सामने खड़े थे। कांग्रेस कार्य समिति को यह तय करना था कि दोनों में से कौन कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा। अगर वोट डाले जाते तो सरदार पटेल का जीतना तय था, क्योंकि प्रदेश कमेटियों के साथ साथ उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में भी बहुमत हासिल था। और फैसले की इस घड़ी में एक बार फिर आचार्य कृपलानी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक नया कागज निकाला जिसमें सरदार पटेल की तरफ से पहले से ही उनका नाम वापस लेने का प्रस्ताव लिखकर लाया गया था। इस घटना के बारे में गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक सरदार पटेल एक समर्पित जीवन में विस्तार से लिखा है। राजमोहन गांधी अपनी इस किताब के पेज नंबर 378 पर लिखते हैं कि नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को थमाया जिस पर उनके नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे गए कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाएं। सरदार पटेल ने यह कागज गांधी जी को दिखाया। गांधी जी की पसंद नेहरू थे। इसके बाद भी उन्होंने नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में पीछे हटने का एक मौका दिया। गांधी जी ने नेहरू से पूछा, आपके नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं दिया है, केवल कार्य समिति ने ही आपके नाम का सुझाव दिया है। गांधी जी द्वारा इतनी गहरी बात बोले जाने के बाद भी
जवाहरलाल नेहरू चुपचाप बैठे रहे। नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह विश्वास हो जाने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कृपलानी के लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा और सरदार पटेल ने उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। तो देखिए कितना बड़ा खुलासा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने किया है। और यह पुस्तक जो है सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, ये उस समय जो सरदार पटेल के समकालीन लोग थे, उस दौर के लोग थे, उनसे बातचीत के आधार पर लिखी गई है। तो इस बात की पुष्टि खुद राजमोहन गांधी ने की है कि किस तरह से सरदार पटेल को अध्यक्ष नहीं बनाया गया और नेहरू को बनाया गया। और आखिर गांधी जी ने सरदार पटेल की तुलना में नेहरू को क्यों चुना, इसकी वजह भी आज के कांग्रेस नेताओं को मालूम होना चाहिए। भारत के इतिहास के महानतम पत्रकारों में से एक दुर्गा दास ने सवाल का तलाश करने की सबसे पहले कोशिश की थी। तीखे सवाल पूछने के लिए मशहूर दुर्गा दास ने इस मामले में सीधे गांधी से जो सवाल जवाब किए थे वो उनकी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में दर्ज है। दुर्गा दास के मुताबिक गांधी जी ने उनसे कहा था कि मैंने सरदार पटेल की जगह पर नेहरू को इसलिए अध्यक्ष चुना क्योंकि मेरी पार्टी में जवाहरलाल नेहरू इकलौता अंग्रेज है। यह गांधी जी ने दुर्गादास से कहा था। और दुर्गादास के मुताबिक गांधी जी ने यह भी कहा था कि नेहरू दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि गांधी ने नेहरू को इसलिए चुना कि वह अंग्रेज थे, और दूसरी ये कि वह कभी भी दूसरा स्थान यानी सेकंड प्लेस स्वीकार नहीं करेंगे। और करीब करीब यही बात गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक सरदार पटेल एक समर्पित जीवन के पेज नंबर 380 पर लिखी है। और राजमोहन गांधी इस पुस्तक में लिखते हैं कि नेहरू मुसलमानों के एक वर्ग के करीब थे, जबकि इसके उलट सरदार पटेल ऐसी किसी दोस्ती यानी मुसलमानों के साथ किसी दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे। गांधी जी को यह भी लगता था कि नेहरू दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे, वहीं सरदार पटेल सहयोगी के रूप में कार्य यानी दूसरे स्थान पर कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि गांधी नेहरू को इसलिए भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे क्योंकि सरदार पटेल मुसलमानों से दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे। दूसरी तरफ गांधी नेहरू के अहंकार को लेकर भी डरे हुए थे। इसकी पुष्टि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने भी अपनी पुस्तक द डायरी ऑफ मणिबेन में की है। मणिबेन के मुताबिक गांधी जी को लगता था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो न देश में शरारत करने से रोका जा सकता है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह मणिबेन पटेल ने लिखी है। और मणिबेन की इस बात से संकेत मिलते हैं कि गांधी को लगता था कि अगर उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो हो सकता है नेहरू विद्रोही हो जाते या फिर कांग्रेस के साथ असहयोग शुरू कर देते। और नेहरू को पीएम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले आचार्य कृपलानी ने भी बाद में अपने किए पर अफसोस जताया। उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट के पेज नंबर 249 पर लिखा है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मामला इतना महत्वपूर्ण था, साथ ही मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी आज़ादी मिलने वाली है। मैंने सोचा था कि हमें आज़ादी के लिए आगे और भी संघर्ष करना है, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। ऐसी तुच्छ दुर्घटनाओं पर मनुष्यों और यहां तक कि राष्ट्रों का भाग्य भी निर्भर करता है, जैसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध जैसा सर्वनाश हुआ। तो आचार्य कृपलानी ने का यह मानना था कि नेहरू का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना एक दुर्घटना थी, यानी नेहरू एक तरह से देश के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। करीब करीब ये बात कृपलानी ने कही है। इतना ही नहीं, नेहरू के लिए सरदार पटेल की राजनीतिक बलि लेने की तुलना कृपलानी ने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या से की है। फर्डिनेंड की हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। आचार्य कृपलानी की तरह मौलाना आजाद ने भी बाद में जाकर इस बात पर दुख और पछतावा जताया था कि सरदार पटेल की जगह नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष क्यों बनाया गया, जबकि मौलाना आजाद नेहरू के परम प्रिय मित्र थे। उन्होंने भी नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में उन्होंने जो उसका पेज नंबर 146 है, इस पर मौलाना आजाद ने लिखा, उसे आप ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि यह मेरी भूल थी कि मैंने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। मैं और पटेल कई मसलों पर एक दूसरे से मतभेद रखते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि मेरे बाद वह कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते तो वो सफलतापूर्वक कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार करवा लेते। वह ऐसी गलतियां नहीं करते जो जवाहरलाल नेहरू ने की हैं।
नेहरू ने कैबिनेट मिशन की योजना को बर्बाद करके जिन्ना को एक मौका दे दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता हूं। यदि मैंने ऐसी भूल नहीं की होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। तो मौलाना आजाद जो नेहरू के दोस्त थे, देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी। तो जब देश आजाद हो गया तो नेहरू प्रधानमंत्री और सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन दोनों नेताओं की सोच में बहुत अंतर था। खड़गे जी कुछ भी कह लें, जयराम रमेश कुछ भी कह लें, लेकिन सच यही है। और नेहरू जहां मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर सरकार चलाना चाहते थे, वहीं सरदार पटेल इसके सख्त खिलाफ थे। वहीं कश्मीर, हैदराबाद और चीन की समस्या पर भी दोनों नेताओं के जबरदस्त मतभेद थे। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भले ही कुछ भी दावा करें, लेकिन हकीकत यही है कि कई मुद्दों पर नेहरू और पटेल का जबरदस्त विवाद होता था। मिसाल के तौर पर, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, इससे कई मिसालें दे सकता हूं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर जब सितंबर 1948 में हैदराबाद की समस्या हद से ज्यादा बढ़ गई तो सरदार पटेल हैदराबाद में तत्काल सेना भेजना चाहते थे। वहीं पीएम नेहरू इसके खिलाफ थे। हालात जब पूरी तरह से बेकाबू हो गए तो हैदराबाद के मसले पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में नेहरू और पटेल के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि सरदार पटेल ने बैठक का वॉकआउट कर दिया, बैठक छोड़कर बाहर चले गए। इस तूफानी बैठक का आंखों देखा वर्णन वीपी मेनन ने किया। वीपी मेनन इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने एचवी हडसन को 1964 में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया। यह इंटरव्यू स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के आर्काइव में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। मेनन के मुताबिक नेहरू ने बैठक शुरू होते ही मुझ पर हमला बोल दिया। दरअसल वो मेरे बहाने सरदार पटेल पर निशाना साध रहे थे। सरदार पटेल कुछ समय तक तो शांत रहे, लेकिन जब नेहरू की कड़वी बातें बंद नहीं हुई तो वो उठे और बैठक से वॉकआउट कर गए। मैं भी पटेल के पीछे पीछे बाहर आ गया। इसके बाद राजगोपालाचारी जी और मैं सरदार पटेल के पास पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था। पटेल गुस्से में चीखे, नेहरू खुद को क्या समझते हैं? आजादी की लड़ाई हम लोगों ने भी लड़ी है। लेकिन राजा जी ने सरदार को मना लिया और फिर इसके बाद हुई बैठक में नेहरू चुप रहे और हैदराबाद पर हमला करने का फैसला हो गया। तो वीपी मेनन ने यह बात कही थी। तो इस बीच बीजेपी का आरोप है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस को अचानक सरदार पटेल का नाम याद आ रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नेहरू सरदार पटेल को पसंद नहीं करते थे और कांग्रेस ने हमेशा सरदार पटेल का अपमान किया है। यहां तक कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में भी उनका अपमान किया गया। आइए सुनते हैं कानून मंत्री ने क्या कहा। कांग्रेस ने हमेशा उनको कमतर आंकने का प्रयास किया। उसमें एक सरदार पटेल साहब का नाम है और एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का भी नाम है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की कल्चर का ये पार्ट रहा है कि सरदार पटेल साहब का अपमान करना। मणिबेन पटेल की किताब पढ़ लेते खड़गे जी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने सरदार पटेल साहब का अपमान किया। और अगर इतना ही प्रेम है तो मोदी जी ने केवड़िया में एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई है सरदार पटेल साहब की। वहां जाकर के माल्यार्पण तो करके आ जाते। सरदार पटेल साहब से प्रेम है तो सरदार पटेल साहब से कोई प्रेम नहीं था कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का, इसलिए क्योंकि नेहरू जी पसंद नहीं करते थे सरदार पटेल साहब को। और जब उनका संस्कार हुआ था तब कितना विवाद हुआ था, यह सब आपके इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार के दौरान विवाद हुआ था। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस आरोप का पूरा सच पता किया जाए। तो इतिहास के पन्ने पलटने के बाद यह पूरा सच सामने आता है कि सरदार पटेल की मृत्यु के साथ ही उनकी अनदेखी की शुरुआत हो गई थी और यह अनदेखी करने वाले थे स्वयं जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और उनके मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य सरदार पटेल की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुंबई जाएं। और इस बात का पूरा सच सामने आता है तत्कालीन नेहरू सरकार के कैबिनेट मंत्री KM मुंशी की किताब पढ़ने के बाद। मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 290 पर लिखा है कि जब सरदार का बंबई में निधन हुआ उस समय नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बंबई ना जाएं।
लेकिन मंत्री एनवी गाडगिल, सत्यनारायण सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारी वीपी मेनन ने नेहरू के निर्देशों पर ध्यान न देते हुए सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में भाग लिया। नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि वो बंबई ना जाएं। यह ऐसा अजीबोगरीब आग्रह था जिसे राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली महत्वपूर्ण शख्सियतों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा जी और पंत जी थे और मैं भी वहां था। यह बात कही है के एम मुंशी ने, जो नेहरू सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। तो देखा आपने, सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में देश के राष्ट्रपति, कैबिनेट के मंत्री, बड़े अधिकारी शामिल ना हो, इसके लिए नेहरू ने बाकायदा निर्देश दिया था। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेहरू ने सरदार पटेल की मृत्यु के तत्काल बाद उनकी सरकारी कैटलिक कार को वापस गृह मंत्रालय को लौटाने का निर्देश भी दिए थे। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये राज खोला था 1947 बैच के जाने माने आईएएस अधिकारी M.K. नायर ने अपनी मशहूर पुस्तक द स्टोरी ऑफ एन इरा टोल्ड विदाउट इल विल के पेज नंबर 157 पर। सरदार पटेल के बारे में वो लिखते हैं कि सरदार पटेल के साथ मतभेद के चलते नेहरू ने पटेल के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता का रवैया अपनाया। अगर पटेल से नेहरू व्यक्तिगत शत्रुता नहीं रखते तो वो पटेल की मृत्यु के दिन दो ऐसे काम नहीं करते जो उन्होंने उस दिन किए। उन्होंने गृह मंत्रालय को उस दिन दो आदेश जारी किए जो दोनों वीपी मेनन को मिले। पहले आदेश में कहा गया था कि सरदार पटेल जो सरकारी कैटलिक कार इस्तेमाल करते हैं उसे अगली सुबह ही लौटा दिया जाए। सोचिए कितना दुखदाई रहा होगा सरदार पटेल के परिवार के लिए कि महज 24 घंटे के अंदर उनकी सरकारी कार मांग ली गई थी। वहीं उनके अंतिम संस्कार में उनके सहयोगियों को आने से रोका गया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता होना चाहिए कि सरदार पटेल का यह अपमान उनके अंतिम दिनों से ही शुरू हो गया था। जब सरदार पटेल अंतिम दिनों में थे तभी से उनका जो है अनदेखी शुरू हो गई थी। तो 10 दिसंबर 1950 के आसपास, यानी अपनी मृत्यु से 5 दिन पहले, जब सरदार पटेल बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे, तब नेहरू ने उनका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, बल्कि इसे दर्ज किया है सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी और आईसीएस अधिकारी वी शंकर ने। उनके मुताबिक जब सरदार पटेल अपना इलाज कराने के लिए मुंबई में थे तब नेहरू ने उन्हें एक ऐसा पत्र लिखा था जिसे पढ़कर सरदार पटेल को निश्चित तौर पर असहनीय पीड़ा होती। इस पत्र में क्या लिखा था नेहरू ने, यह जानने के लिए आपको वी शंकर की पुस्तक माई रेमिनिसेंसेस ऑफ सरदार पटेल के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 146 को पढ़ना होगा, जिसमें आईसीएस अधिकारी वी शंकर लिखते हैं कि इस पत्र में नेहरू ने सरदार पटेल को बताया था कि उन्हें अब अपने विभागीय मामलों को नहीं निपटाना होगा। अब से उनका राज्य मंत्रालय गोपाल स्वामी अयंगर और गृह मंत्रालय खुद नेहरू संभालेंगे। मैंने और मणिबेन यानी सरदार पटेल की बेटी जो थी, उन्होंने तय किया कि यह पत्र हम सरदार पटेल को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कमजोर दिल और गंभीर रूप से बीमार होने के कारण सरदार पटेल को यह सब जानकर बहुत दुख होगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह मैंने सरदार पटेल को उनके अंतिम समय में उस दुख और पीड़ा से बचा लिया जो उन्हें पंडित नेहरू के इस रवैये की वजह से होती। इससे उनकी हालत बिगड़ने की भी आशंका थी। तो पूरा सच में अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने नायक सरदार पटेल को सम्मान दिलाने के साथ साथ उनके सपनों को भी साकार करने में लगे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कांग्रेस भले ही बीजेपी पर सरदार पटेल की विरासत को छीनने के आरोप लगाए, लेकिन हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही सरदार पटेल को वो स्थान और सम्मान मिला जिसके कि वो हकदार थे, जो उन्हें उनकी मृत्यु के बाद ही मिल जाना चाहिए था। नहीं तो कांग्रेस की सरकारों ने तो इस राष्ट्रीय नायक को लगभग
भुला ही दिया था। सरदार पटेल को लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो कठोर फैसले लेने वाले नेता थे और उन्हें अच्छे शासन के लिए भी याद किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की विरासत को जीवंत रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 को हर साल 31 अक्टूबर का जो दिन है, सरदार पटेल की जो जयंती होती है, उस पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाने की घोषणा की। 25 जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने कंपाला में प्रवासी समारोह में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। मोदी सरकार ने सितंबर 2019 में भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी शुरू किया। और अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया, जबकि 1 मई 2022 को कनाडा के मरखम में सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये सारे काम पीएम मोदी ने किए और पीएम मोदी ने केवड़िया गांव में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने का सपना देखा था। और इस सपने को पूरा करने में गुजरात के आईएएस अधिकारी संजय जोशी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोशी उस समय इस प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर थे। आइए सुनते हैं सरदार पटेल को लेकर पीएम मोदी की आस्था पर संजय जोशी का क्या कहना है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। ये प्रोजेक्ट आसपास के आदिजाति परिवारों के रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। पर्यावरण, इकोलॉजी और एजुकेशन के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सरदार साहब ने जिस नर्मदा बांध का सपना देखा था, उस बांध और उसके दुनिया के सबसे बड़े कैनाल नेटवर्क को पूर्ण करने का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।